दोस्तों नमस्कार। आपको पता है कि अभी मैं कई एपिसोड में, कई प्रस्तुति में, कई पोस्ट में सिर्फ पीएचडी पर बात कर रहा हूं। और पीएचडी पर बात करते हुए कई रिसर्च और स्कॉलर से मैं इस दरमियान इंटरेक्ट कर चुका हूं। अब जो शख्स हमारे सामने बैठे हैं, ये जितना भोला भाला दिख रहे हैं उतना है भी, पढ़ते लिखते भी हैं। और इनका जो बैकग्राउंड है वह साइंस बैकग्राउंड है, यानी कि ये साइंस बायोलॉजी के क्षेत्र में पीएचडी कर रहे हैं। तो ये भी मेरे वीडियो देख रहे थे और आज सुबह सुबह इनका कमेंट हम पढ़े कि आप जितना अच्छा पीएचडी को दिखा रहे हैं कि जितना टाइम मिलता है, जितना एंजॉयमेंट होता है, उतना है नहीं। दरअसल बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात रात भर जागना पड़ता है और एक एक काम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए पीएचडी का एक पक्ष ये भी, आप इसे भी बताइए। तो मैंने कहा जनाब, बताने का काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप इसके लिए ज्यादा अच्छा अधिकृत हैं। क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप मुझे समय दीजिए और आप स्वयं बताइए कि क्या साइंस के स्ट्रीम का पीएचडी कैसे अलग है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज से। तो जो महोदय हमारे सामने बैठे हैं, अंबर इश साहब हैं। अंबर इश साहब एमएससी जो किए हैं अमरकंटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किए हैं और अभी जो पीएचडी कर रहे हैं ये आईआईटी जोधपुर से कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका अंबर इश साहब हमारे चैनल डॉक्टर अजय स्पीक्स में। अब आपसे शुरुआत करें, आप खुद थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैंने तो थोड़ा बहुत बताया, आप थोड़ा स्कूलिंग के डेज से अपना परिचय बता दीजिए ताकि हमारे देखने वाले को पता हो कि कैसे आपका पूरा एकेडमिक्स कैसे आगे बढ़ा हो। सबसे पहले तो सुनने वाले को मेरा नमस्कार और मैं सभी का स्वागत करता हूं। और अजय सर को बहुत बहुत शुक्रिया जो ये मौका दिया मुझे। तो अजय सर थोड़ा ज़्यादा बता ही चुके हैं। तो मूलतः मैं सहरसा बिहार का रहने वाला हूं। 10वीं और 12वीं की पढ़ाई वहीं से हुई। उसके बाद जैसा आपको पता है कि अधिकतर बायोलॉजी के स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा टारगेट होता है कि वो मेडिकल की एंट्रेंस की तैयारी करें, एमबीबीएस का एंट्रेंस निकालें या बीडीएस का एंट्रेंस निकालें। तो उस वही चाह मेरे अंदर भी थी। तो उस दरमियान फिर मैं कोटा गया, जहाँ पर 2 साल तैयारी करने के बाद असफलता हाथ लगी। लेकिन यही है कि जीवन रुकता नहीं है, तो चलते रहता है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ नए सब्जेक्ट के बारे में पता चला, जिसमें से एक सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी था। तो उसी दरमियान फिर मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हिस्लॉप कॉलेज नागपुर से किया। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में हुआ, जहाँ से मैंने एमएससी किया। और एमएससी के दौरान मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी किया अहमदाबाद में जाके। और उसके बाद फिर मास्टर्स में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके तहत मुझे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म में डीएसटी है, उससे फेलोशिप प्राप्त हुआ। और उस फेलोशिप के माध्यम से मैं आईआईटी जोधपुर में पीएचडी कर रहा हूँ। आईआईटी जोधपुर के अलावा भी 2-3 सीएसआर लैब में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन ये आईआईटी है और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ से पीएचडी करना ज़्यादा अच्छा सही रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोजर अच्छा मिलता है। तो फिलहाल मेरे बारे में इतना ही। तो एक पढ़ने लिखने वाले छात्र के कैरियर में जो तमाम चीजें होती हैं वो आपके कैरियर में दिख रही हैं। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में आप पढ़े हैं। अब ये बताइए कि आप बिहार से आपने बताया और आप बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं। बिहार की जो भूमि है वह नौकरी के लिए ज्यादा ललायित रहती है। यहाँ के छात्र जितना जल्दी नौकरी हो जाए, सरकारी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। तो क्या आपके अंदर मोटिवेशन थी या एक अट्रैक्शन था कि आपने हायर एजुकेशन यानी पीएचडी की तरफ आपका जाने का मन हुआ? क्या कारण था? देखिए अजय सर, सबसे बड़ी बात ये रही कि जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार का जो पूरा एक मतलब सामाजिक व्यवस्था है, वो सरकारी नौकरी पे ही है, जैसा आपने पहले ही बताया। लेकिन क्या है कि जैसे-जैसे पेरेंट्स जो आजकल थोड़े से बिहार के बाहर घूमने जा रहे हैं, तो वो वहाँ से कुछ मानसिकताएँ भी लेके आते हैं कि वहाँ भी देखते हैं कि नहीं, ये सरकारी नौकरी के अलावे भी बहुत सारे ऐसे फील्ड बचे हुए हैं, जिसमें अभी तक बिहार के बच्चे नहीं गए हैं। अभी हाल-फिलहाल में ही एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अभी यूपीएससी का जो पहला रैंक है, वो एक बिहार के बच्चे ने ही अर्जित किया है। और जहाँ तक सबको पता ही होगा कि उसने बीटेक आईआईटी बॉम्बे से ही किया है।
तो हो सकता था कि ये भी एक पहलू रहा हो कि आप एक आईटी से बीटेक करके एक सिविल सर्विसेज एग्जाम में गए हों। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि चीजें बदलती है और उसके साथ के हिसाब से सोच भी बदलती है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मैं वहाँ पे बायोलॉजी लिया था, 2 साल मैं कोटा भी गया था एमबीबीएस की तैयारी के लिए, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये समय एक्चुअली काफी तनावपूर्ण होता है, क्योंकि आप एक ऐसे सोचिए कि कोई 18 साल का बच्चा है, अभी जस्ट 12 पास किया, वो भी बिहार के एक नॉर्मल शहर से। ऐसा नहीं है कि वो कोई पटना में रहा हो या दिल्ली में रहा हो या नागपुर जैसे किसी बड़े शहर में रहा हो, जहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट हो और उसको इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा आ रहा हो। तो वो सीधा कोटा पहुंच गया और उसको फिर असफलता हाथ लगी। फिर वापस घर आया तो सोचने के लिए काफी चीजें मिली। तो इस समय में सबसे जो मुख्य भूमिका होती है वो माँ बाप, और अगर आपसे कोई बड़े आपके भाई बहन है तो वो एक अच्छा भूमिका यहाँ निभा सकते हैं, एक डिफरेंट पाथ बता के कि नहीं बाबू, अगर एमबीबीएस नहीं हुआ तो तुम ये कर सकते हो। तो उस समय भी जब कोटा में हमें जब कोर्स पढ़ाया जाता था तो उस समय 12th के सिलेबस में नया एक सब्जेक्ट, नया एक चैप्टर जोड़ा गया था बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी। तो वो काफी कंडेंस चैप्टर था उस समय में, क्योंकि ये 2009 की बात है। 2009 में नो डाउट डीएनए आरएनए हम लोग काफी कर चुके थे, लेकिन तब भी उस विषय को लेके काफी इंफॉर्मेशन या जानकारी नहीं थी लोगों के पास। लेकिन जब वहां पर थोड़ी सी पढ़ाई की तो ये जानकारी थी कि बायोटेक्नोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें बस इतना पता था कि डीएनए और प्रोटीन रिलेटेड कुछ पढ़ाया जाता है, इसके अलावा कुछ जानकारी नहीं थी। तो इस समय में मेरी बड़ी बहन का काफी साथ रहा। वो समय में वर्धा में रहती थी, तो वर्धा के बगल में नागपुर था, तो उसने बताया कि नहीं तुम ये कर सकते हो। और माँ बाप का तो सपोर्ट हरदम से रहा है कि क्योंकि मेरी बहन खुद उच्च शिक्षा में थी उस समय में। तो मेरी माँ माँ बाप का था कि अरे, कि पढ़ने, उनका एक छोटा सा टैग लाइन था कि पढ़ने का एक उम्र होता है, नौकरी तो आप कर सकते हैं लेकिन नौकरी करने के बाद आप पढ़ाई नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक बार जब आप पैसे कमाने लग जाते हैं तो जिम्मेदारियां भी उसी हिसाब से आती है, तो पढ़ाई पीछे छूटती है। तो पहले जहां तक संभव हो सके आप पढ़ाई कर लीजिए, तो और पढ़ाई करने के बाद फिर नौकरी तो हो ही जाएगी। तो मेरी बड़ी बहन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा इस चीज में, और मेरे माँ बाप का भी कि मैं उच्च शिक्षा की तरफ चलते चला गया। और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरा सिलेक्शन एमबीबीएस में नहीं हुआ या बीडीएस में नहीं हुआ। तो बस वहाँ नागपुर से मेरा जो ये हायर एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ है। शायद ये अभी पोस्ट डॉक या पोस्ट डॉक रिसर्च एसोसिएट या पोस्ट डॉक साइंटिस्ट कहाँ जाके रुकेगा ये तो मुझे भी नहीं पता है अभी। आप जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं अंबर, वो एक मतलब आपकी जो समझ है, जो धैर्य है, और जिस तरह से आप समाज को देख रहे हैं, उसमें एक प्रतिभा छुपी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रतिभा समय ही निखारती है। हो सकता है किसी वजह से आपका नहीं हुआ था मेडिकल में, शायद उसके पीछे भी कोई अच्छी वजह है, और इसीलिए आप हायर एजुकेशन में गए हैं। हो सकता है आप समाज को अपने इस मुकाम से कुछ ज्यादा दे सकते हैं, देश को आप ज्यादा दे सकते हैं। अब जो अगला प्रश्न आपसे ये होगा कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज से भी लोग पीएचडी करते हैं और साइंस बैकग्राउंड से भी करते हैं। साइंस बैकग्राउंड से कोई अगर पीएचडी करना चाह रहा है तो उसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, या इसकी प्रक्रिया क्या है अगर कोई पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहा है कोई छात्र? देखिए जैसे सबसे मतलब ये जो शब्द आपने साइंस यहाँ पे इस्तेमाल किया, एक्चुअली ये काफी एक बहुत बड़ी शब्दावली है। क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें, जैसे आपको पता है कि मैं आईआईटी में एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब यहाँ अगर साइंस अगर वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ मेटलर्जिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायो साइंस, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब एक्चुअली साइंस का ही सारा विषय है। तो अगर पहले पहले की बात 2009 से पहले में इसमें बहुत सारे कोर्स आईआईटी में, तभी उस समय 2009 में एआई ट्रिपल ई होता था और आईआईटी जेई होता था। लेकिन अब एक कॉमन एंट्रेंस ही हो गया है जेई और एडवांस करके। तो अगर नॉर्मली अगर किसी को 12th के बाद अगर अपने साइंस स्ट्रीम की अपनी करियर की शुरुआत करनी है तो आपके पास एक तो पहला ऑप्शन है आईआईटी जेई का आप एग्जाम पास करें, जिसमें आप देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आईआईटी है, एनआईटी है, या और भी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस
भी है जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है कि एक आइसर एक संस्था और है। तो आइसर एक्चुअली टोटली जो है वो 3 या 4 ही विषय को लेके अपना काम करती हैं, जिसमें से फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजिकल साइंस और केमिकल साइंस ही आता है, क्योंकि ये टोटली साइंस के कुछ स्पेसिफिक बैकग्राउंड के लिए ही बनाया गया है। जहाँ तक जैसे मैं बायोटेक कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पुराने समय में आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी कानपुर जैसे ही आईआईटी में सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी हुआ करता था, क्योंकि ये इसको टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं माना गया था। भले इसके नाम में बायो प्लस टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं था। और उस समय में भी कोई आईआईटी जेई पास करके बायोटेक्नोलॉजी लेने का नहीं सोचता था, कि क्योंकि सबका जो माइंडसेट था, अगर बायोलॉजी है तो इट मींस कि दे विल गो फॉर द एमबीबीएस, नहीं एमबीबीएस हुआ तो फिर बीडीएस ले लेंगे। अरे यार बीडीएस भी नहीं हुआ तो बीबीएससी, जिसको हम लोग जानवरों का डॉक्टर बोलते हैं, बैचलर इन एनिमल हस्बेंड्री। अरे यार बीबीएससी भी नहीं हो रहा है तो बीएससी एग्री का था, यहाँ तक आके रुक जाता था। और यहाँ भी नहीं होता था तो एक दो स्ट्रीम उस समय में अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, जिसको आप होम्योपैथिक डॉक्टर बीएएमएस बोलते हैं या बीएचएमएस बोलते हैं। उस समय भी ये चलता था, लेकिन उस समय इतना वो मतलब बूम में नहीं था। जैसे आजकल लोग थोड़ा करने लगे हैं बीएएमएस या बीएचएमएस, सरकार का बहुत सारा इसमें कॉलेज भी खुलने लगा है और थोड़ी नौकरियां भी बढ़ने लगी और लोगों में जागरूकता भी हुआ है कि नहीं आयुर्वेद भी कुछ होता है। तो इस कारण से चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। लेकिन पुराने मतलब 2009-8 में चीजें बहुत अलग हुआ करती थी। उस समय बायोलॉजी का मतलब सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस ही हुआ करता था, बाकी कुछ नहीं होता था। मतलब उस समय ऐसा था कि अगर कोई एनिमल हस्बेंड्री के कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा हो तो ऐसे ताने थे, अरे क्या बनोगे जानवरों का डॉक्टर। लेकिन आज वो फील्ड इतना ब्रॉड हो चुका है कि आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि डीआरडीओ जैसे संस्था में, जो कि अभी जो बीबीएससी के जो डॉक्टर्स हैं उनको बकायदा रिसर्च के लिए आमंत्रित कर रही है कि आपने जानवरों के आप डॉक्टर हैं तो आप जानवरों के प्रोटीन पे हमारे यहाँ कुछ रिसर्च करके दिखाइए। और डीआरडीओ में इसके लिए बकायदा भर्ती होती है। तो एक तो ये हो गया कि आईआईटी जेई एक मतलब माध्यम हुआ। दूसरा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के खुद के भी इंट्रेंस होते हैं बैचलर्स लेवल के लिए। तो जैसे जो जो बड़े बड़े केंद्रीय संस्था है वो अपना एंट्रेंस खुद करवाते हैं। अभी और अभी 10-12 केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलकर CUCET के नाम से एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो कि बहुत बच्चों को पता होगा। और अगले साल से उसमें जेएनयू, डी और बीएचयू जैसे बहुत बड़े संस्था भी मिल जाएंगे। एक्चुअली इसी साल से मिलने वाले थे, लेकिन कोविड के कारण वो नहीं आ पाए। तो अगले साल से सिर्फ एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसमें बच्चों को काफी आसानी होगा कि वो एक रैंकिंग ले और उसके हिसाब से भारत के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहां पर वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का भी एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप बीएससी एग्री में एडमिशन ले सकते हैं, जिसको एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर सिंपल एग्रीकल्चर बोलते हैं। उसके अलावा ऑल इंडिया पीवीटी होता है, ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट, ये पहले हुआ करता था अब बंद हो गया है, जिसके थ्रू आप बीवीएससी कोर्स जानवरों के जो डॉक्टर बनते हैं उसके में एडमिशन ले सकते हैं। ये दो चार तरह का ये एंट्रेंस का माध्यम है, जिसके थ्रू आप साइंस के ब्रॉड बैकग्राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटी जेई में सारा, आईआईटी जेई और एडवांस में सारा इंक्लूड हो गया, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सारा। बस आइसर जो है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है साइंस को लेके, क्योंकि वो थोड़ा सा बायोलॉजी पे ज्यादा स्ट्रेस और केमिकल इंजीनियरिंग पे ज्यादा स्ट्रेस करती है। बाकी उसके अलावा आईआईटी जेई के थ्रू आपका एनआईटी में भी एडमिशन हो जाएगा। और सबको पता है कि अब प्राइवेट कॉलेजेस भी आईआईटी जेई के स्कोर कार्ड को एडमिशन लेने के लिए अपने यहाँ यूज कर रही है। तो सबसे अच्छा ये 5 चीजें, अगले साल से सीयूसीटी भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तो ये 4 चीज है जिसका एंट्रेंस नेशनल लेवल पर बीएससी के लिए है। एमएससी के लिए थोड़ी चीजें थोड़ी अलग हो जाती है। एमएससी के लिए नॉर्मली साइंस स्ट्रीम के बच्चे गेट का एग्जाम देते हैं। तो गेट में कुछ स्कोर आपको प्राप्त करने होते हैं, कट ऑफ स्कोर, उसके बेसिस पर आपको भारत में एडमिशन मिलेगा। लेकिन ये हुआ एमटेक के लिए। और अगर किसी को एमएससी करना है तो वो भी सीयूसीटी का एग्जाम दे सकता है, या जेएनयू, डीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या जामिया मिलिया,
ये सब अपना एग्जाम एमएससी के लिए खुद कंडक्ट करवाती है। एक्चुअली ये बहुत ब्रॉड है क्योंकि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद ही कंडक्ट कराना पसंद करती है। तो ये एमएससी के लिए हुआ। और आगे की, अब एमएससी के बाद आता है पीएचडी। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेसिफिक हो जाऊंगा। तो पीएचडी में के लिए जैसे बायोलॉजी वर्ड अब थोड़ा सा यूज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि सीएसआर जो होती है वो सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट, जैसे आर्ट्स के लिए यूजीसी होती है, तो हमारे साइंस के लिए 5 सब्जेक्ट के लिए, जिसमें से लाइफ साइंस, केमिकल साइंस या केमिकल इंजीनियरिंग या सिर्फ केमिस्ट्री, फिर होता है एक एटमॉस्फेरिक साइंस जिसको आप जियोलॉजी के भी नाम से बहुत लोग जानते हैं, और एक होता है मैथमेटिक्स, और एक होता है फिजिक्स। तो सीएसआईआर जो है ये 5 एग्जाम में सिर्फ कंडक्ट करवाती है, जिसको आप सीएसआईआर नेट, सीएसआईआर जेआरएफ के नाम से जानते हैं। तो इसको आपको फेलोशिप यूजीसी की तरह होती है, उसको आपको क्रॉस करना पड़ता है। फिर एक एग्जाम होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर शॉर्ट फॉर्म है, जो कि जेआरएफ का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। लेकिन ये सिर्फ बायोलॉजी के ही बच्चे दे सकते हैं। बायोलॉजी मीन्स बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर या बीबीएससी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस तरीके के एग्जाम। और उसमें से जो 20 सीट होते हैं वो आर्ट्स वालों के लिए होते हैं, लेकिन आर्ट्स में भी कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जैसे एमएसडब्ल्यू, मास्टर इन सोशल वर्क, और एक कम्युनिटी हेल्थ आजकल एक सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए 20 सीट रिजर्व किए गए हैं उसमें से। फिर एक एग्जाम होता है डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसका भी जेआरएफ होता है। और एक फिर होता है आईकर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये स्पेशली उसके लिए है जिसने बीएससी एग्री और एमएससी एग्री किया हुआ है, या जिसने एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स किया हुआ है मास्टर्स में, क्योंकि इनका अहर्ता 4+3 है, मतलब 4 बैचलर्स और 2 मास्टर्स। तो वो स्पेशली उनके लिए, उनका नाम ही इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो वो स्पेशली उनके लिए ही है। और एक है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी इंस्पायर करके, वो नॉर्मली इसके कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। ये मास्टर्स में जो भी टॉपर होते हैं उनको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और जिस यूनिवर्सिटी से वो होते हैं वो यूनिवर्सिटी लिख के देती है कि ये बच्चे हमारे यहाँ से टॉपर्स हैं। तो डीएसटी सारे दस्तावेज का मूल्यांकन करके उनको लेटर देती है कि ठीक है, हम आपको एज ए जेआरएफ की तरह ट्रीट करेंगे, और आपको 5 साल तक हम पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद आप जो भी फेलोशिप अमाउंट है वो देंगे, उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। तो इतना विस्तार में आपने अंबर बताया, मतलब हमारे सुनने वाले को जो भी इंटरेस्टेड होंगे उन्हें, मुझे नहीं लगता कि इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन होगा। फिर भी एक सवाल मैं अंबर आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इंटीग्रेटेड पीएचडी करवाते हैं, यानी एक बार आपका एमएससी में एडमिशन हो गया, अब आराम से आप पीएचडी तक वहां रहेंगे। कई यूनिवर्सिटी या कई बड़े जो रिनाउंड कॉलेज है वहां पर आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। तो ये भी ऐसा भी प्रचलन है क्या, ये एमएससी के बाद डायरेक्ट इंटीग्रेटेड पीएचडी का? ये प्रचलन है, लेकिन उसमें भी एक अहर्ता है, और वो अहर्ता है एक्चुअली मार्क्स का अहर्ता वो लोग लगा के रखे हैं कि आपको अगर एमएससी में जैसे बड़े, अगर वो संस्था बहुत है अच्छा रेपुटेड है, तो वो 8.0 का सीजीपीए यूज करते हैं, कि अगर आपको है तो फिर आपका स्टार्ट करेंगे मतलब पीएचडी, नहीं तो आपको हम रोक देंगे, आपको मास्टर्स की डिग्री देके। जैसे हमारे यहाँ भी, जैसे आईआईटी जोधपुर में इंटीग्रेटेड एमटेक पीएचडी होता है। यहाँ पर तो एक कोर्स और भी है जो कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालूंगा कि ये जरूरी है जानना, कि कुछ लोगों को अपने साइंस की डिग्री को टेक में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक कोर्स और भी है, एमएससी प्लस एमटेक, कि आप एमएससी कीजिए और उस कोर्स को आप थोड़ा इनहेंस करके एमटेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी कोर्स है, तो थोड़ा सा अगर जिनको थोड़ा सा लगता है कि उनकी साइंस की डिग्री उनके लिए सफिशिएंट नहीं और उनको टेक की डिग्री चाहिए, तो ये इस कोर्स को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इस कोर्स में सबसे ज्यादा मतलब इंट्रेंस हो, मतलब सबसे ज्यादा बच्चे इंट्रेंस देने के लिए आते हैं, क्योंकि थोड़ी सी सुनने में भी अच्छा लगता है। एमएससी की जगह एमटेक कोई बोलता है, अच्छा एमटेक किया है लड़का, ये थोड़ा सा रहता है। तो जी जी। तो ये भी है। तो एमएससी पीएचडी भी होता है, एमटेक पीएचडी भी होता है।
तो उसमें बस ये है कि थोड़ा सा मार्क्स का अहर्ता रहता है कि आपको एक स्पेसिफिक सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा ही। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये थोड़ा कम होता है, 6.5 को ही वो मान लेते हैं, लेकिन आईआईटी या एनआईटी सब में थोड़ा सा अपने क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो थोड़ा सा लंबा लेते हैं कि नहीं यार एटलीस्ट 7.5। जैसे हमारे यहाँ 7.0 की का अर्थ है कि अगर 7.0 नहीं आ रहा है तो हम रोक देंगे आपका। तो ये हर सब्जेक्ट में होता है, मतलब हर साइंस स्ट्रीम में ये है, हमारे यहाँ मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, ये सब में होता है। वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको जो जो वो टोटल फ्रेम कोर्स है एमटेक प्लस पीएचडी में यहाँ पे वो टोटल 5 साल का होता है। तो इसमें आपका जैसे पीएचडी सिर्फ 5 साल का होता है, तो इसमें आपका 2 साल का बचत हो जाता है, क्योंकि इसमें पीएचडी का जो रिसर्च वर्क है वो आपके एमटेक के फर्स्ट ईयर से चालू हो जाती है। तो आपका इसमें 2 साल का बचत होता है। तो मैं मतलब बोलूंगा कि जिनका एज कम हो और जिनको लगता है या जिनका एज ज्यादा हो गया हो, पढ़ाई में गैप है और उनको चाहते हैं कि पीएचडी थोड़ा जल्दी कर लें, तो उनके लिए ये काफी अच्छा सब्जेक्ट है एमटेक। काफी अच्छा कोर्स है एमटेक प्लस पीएचडी, क्योंकि इनमें इनका 2 साल का बहुत अच्छा बचत होता है। तो बस अपने अंकों का जो वो हरता हर संस्था का रखा हुआ है उनको आप मतलब अपने पढ़ाई के साथ चलते चलें, तो आपकी पीएचडी में ऑटोमेटिक इनरोलमेंट हो जाती है 1 साल के बाद। वो एमटेक के थीसिस पे कुछ इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज या वाइवा प्रेजेंटेशन जो बोल रहे हैं, हमारे यहाँ एक्चुअली मतलब यहाँ पर डायरेक्ट प्रेजेंटेशन होता है और डायरेक्ट स्टेज पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है, तो उसके बाद सीधा इनरोलमेंट होता है। बाकी सारा कोर्स करिकुलम सेम ही है। अलग अलग, हम मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज का अलग अलग पैटर्न होगा, जैसे कहीं रिटेन प्लस इंटरव्यू होगा, कहीं कुछ टेस्ट होगा, या डायरेक्ट मार्क्स के बेसिस पे सिर्फ इंटरव्यू में होगा। ऐसा है क्या अंबर? हाँ हाँ, जैसे जैसे अब एक चीज है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ढेर सारे जेआरएफ एग्जाम के बारे में बताया। हम्म। तो जितने भी भारत के बड़े संस्थाएं हैं जिनका टॉप रैंकर्स हैं, जिसमें सारे आईआईटी, एनआईटी, आईसर, भारत के टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये बिना जेआरएफ के जल्दी इंटरटेन ही नहीं करते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई भारत मतलब नेशनल लेवल का कोई जेआरएफ फेलोशिप है तो वो आपको इंटरटेन करेंगे, नहीं है तो वो इंटरटेन ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उनको बच्चे की कमी नहीं है। हम्म। उनके पास ढेर सारे जेआरएफ के बच्चे आ जाएंगे, तो तो उनको कोई खर्चा भी नहीं होता है, क्योंकि अगर वो बच्चे लेंगे तो उनको अपने तरफ से कुछ अमाउंट, फेलोशिप अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये एक बर्डन जैसा हुआ कि आप उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप या टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो कोई भी संस्था ये बर्डन नहीं लेना चाहती कि क्यों मैं अपने जो बजट है उसमें से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट हम दें। अगर कोई मेरे पास एक्सटर्नल फेलोशिप, मतलब भारत सरकार की बहुत सारी संस्थाएं जो कि देती है फेलोशिप, तो बड़े संस्था को कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ भी अधिकतर बच्चे उसी के माध्यम से आते हैं, गेट के माध्यम से भी आते हैं, लेकिन गेट में भी टॉप रैंकर्स होते हैं। जैसे जस्ट गिव एग्जांपल कि जब मैं आईआईटी दिल्ली का इंटरव्यू के लिए फॉर्म भर रहा था, उसमें सीधा ये मेंशन किया हुआ था कि अगर आपके पास जेआरएफ है तो यू आर मोस्ट वेलकम, और अगर आपके पास गेट है तो हम वन रैंक 1 से लेके रैंक 300 तक इंटरटेन करेंगे, उसके अलावा नहीं। तो आईआईटी बॉम्बे भी ये क्राइटेरिया अपनाती है। तो आईसर पुणे, मतलब आईसर में सबसे टॉप संस्था वही है, तो आईसर पुणे भी वही अपनाती है कि 1 से 300 है। तो वो जैसे ये नई आईटीज है तो ये 800 तक या 1000 तक कंसीडर कर लेती है। लेकिन अगर जेआरएफ है, क्योंकि कुछ ही सब्जेक्ट में जेआरएफ होता है, तो अगर जेआरएफ है तो उसको सबसे पहले इंटरटेन करती है। नो डाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अपने क्वालिटी को और अच्छा मेंटेन करने के लिए जेआरएफ होने के बावजूद भी रिटेन टेस्ट कंडक्ट करवाती है। कोविड के पहले भी आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे एक छोटा सा रिटेन टेस्ट कंडक्ट, छोटा सा ही होता है, 1 घंटे या 2 घंटे का ही होता है टोटल ऑब्जेक्टिव पैटर्न, लेकिन वो कंडक्ट करवाती है अपने थोड़ा सा रिसर्च को, और कि अच्छे बच्चे और अच्छे बच्चे, मतलब जेआरएफ के तो बच्चे आ ही रहे हैं, उसमें भी जो टॉपर और अच्छे हैं, तो वो थोड़ा सा उसको अलग करने के लिए
वो रिटेन लेती है। लेकिन कुछ कुछ संस्थाएं सीधा इंटरव्यू पे आ जाती है कि नहीं, हम आपका इंटरव्यू लेंगे डायरेक्ट, अगर आपके पास जेआरएफ है। तो ये अधिकतर न्यू आईआईटीज ये करती है, पुराने आईआईटीज आज भी रिटेन लेती है जेआरएफ रहने के बावजूद भी। और कुछ बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें से आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, बीएचयू, जेएनयू, ये सब है कि अगर जेआरएफ है तभी वो एक कोशिश करती है कि एक रिटेन तो छोटा सा ले ही लें। इंटरव्यू तो कॉमन है, इस पर मैं कोई चर्चा ही नहीं करूंगा। इंटरव्यू तो आपको देना ही देना है, तो उस पर कोई चर्चा नहीं। रिटेन को थोड़ा सा लेके है कि जैसे जामिया मिलिया भी भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में है कि वो भी अपना ले लेती है कि नहीं, हम एक छोटा सा रिटेन टेस्ट ले लेते हैं। कोविड के समय में ये नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया था, क्योंकि लेकिन आईआईटी दिल्ली ने भी इसको नॉर्म्स को रिलैक्स नहीं किया था। मुझे याद है जब मैं आईआईटी दिल्ली का इंटरव्यू दे रहा था, तो वो ऐसे ही गूगल मीट पे ही वो 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन फ्लैश करते थे और उसका ऑप्शन मुझे मुंह से बोलना होता था। तो वो रिटेन कंडक्ट डायरेक्ट पेन एंड पेपर मोड ना करवा के ऑफलाइन ही ऑनलाइन मोड करवाया था, लेकिन मुझसे भी कोविड समय में भी। तो वो टोटल मिला के 20 क्वेश्चन दिए और वो 10 सेकंड का फ्लैश करते थे और ऐसा ही करते थे। आईआईटी मद्रास ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। तो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिए, ऑनलाइन मोड में भी थोड़ा सा चीजों को मॉडर्न तरीके से करने के लिए वो 10 सेकंड का फ्लैश या 20 सेकंड का फ्लैश। इंटरव्यू तो कॉमन है, इंटरव्यू पर कुछ नहीं। जितना तो विस्तार से रिटेन, अंबर आप बता रहे हैं, मतलब एक लेमैन भी होगा जिसे कुछ नहीं पता होगा और वह भी सुनेगा तो उसको क्रिस्टल क्लियर होगा। हाँ, आप बोलते रहे, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो वही है कि हर संस्था का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जो कि अपने क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए चीज अपनाती है। जैसे भारत के टॉप प्राइवेट संस्था में वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपाल, ये भारत के कुछ टॉप, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किट्स, ये थोड़ा सा भारत के, कलिंगा तो अब डीम्ड हो चुके हैं, लेकिन उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट अभी भी प्राइवेट की तरह बिहेव कर रही है। तो ये सब जो कुछ संस्थान है, जो टॉप प्राइवेट संस्था, ये भी अपनी चीजों को मेंटेन करने के लिए जेआरएफ भी लेती हैं, लेकिन ये अपना भी एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं जिनको जेआरएफ नहीं है। और इनका एग्जाम पास होने के बावजूद के बाद ये जेआरएफ के बराबर ये फेलोशिप अपने इंस्टीट्यूट से देती है। बहुत तो बढ़िया। ये मतलब सरकारी के साथ मैंने जान के थोड़ा सा प्राइवेट का भी दिया, क्योंकि वेलो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मणिपाल अच्छा काम कर रही है इस क्षेत्र में। अभी एनआरएफ 2020 की 21 की भी रैंकिंग आई है, काफी अच्छी रैंकिंग है उसकी भी। इसलिए लोग पूछते हैं मुझे भी कि प्राइवेट से कर सकते हैं कि नहीं। तो रैंकिंग अगर अच्छी है तो आप जरूर प्राइवेट से करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेन है कि उसके पास किसी भी मतलब पीएचडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, खास करके साइंस बैकग्राउंड में, प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट हम, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट के साथ साथ सरकार आप पे ध्यान दे रही है, मतलब ध्यान देने मतलब कि आपको फंडिंग दे रही है कि नहीं। क्योंकि इतनी महंगी महंगी मशीनें आती है कि कोई भी संस्था खुद से उसको नहीं खरीद सकती है, तो सरकार आपको फंडिंग दे रही है कि नहीं। तो कुछ कुछ प्राइवेट संस्थानों को भी सरकार फंडिंग दे रही है क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है, जिसमें से कलिंगा का नाम काफी लिया जाता है। मतलब मुझे उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन कलिंगा और वेलो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल का काफी नाम है इस क्षेत्र में। क्योंकि वहां पर मैंने वेबसाइट पे चेक कर रहा था जब पीएचडी का एंट्रेंस दे रहा था, उनके पास डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी ढेर सारा प्रोजेक्ट था। यानी कि सरकार उनको प्रोजेक्ट दे रही है काम करने के लिए, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन ना हुआ तो। और इसका एक पक्ष यह भी है कि जिन इलाकों में सरकारी संस्थान नहीं है, बड़े यूनिवर्सिटी नहीं है, कलिंगा जिस क्षेत्र में है और जिस राज्य में है वह पिछड़ा राज्य है, उड़ीसा में है, तो ऐसे संस्थानों पर भी सरकार की नजरें होती है कि उन्हें फंड दिया जाए ताकि वहां कुछ अच्छे शोध हो। और स्थानीय लेवल पर अगर शोध होते हैं तो वो क्षेत्र के विकास में और उस राज्य के विकास में मददगार होता है, फिर देश तो है ही उससे जुड़ा हुआ। तो ये सब भी फैक्टर होती है। अब अंबर, मैं अगला सवाल ये कहूंगा कि जो पीएचडी में छात्र आते हैं उनकी बड़ी टेंशन ये होती है कि काफी हायर एजुकेशन है और आप नौकरी नहीं कर रहे होते हैं, गार्जियन और घर पे पहले से प्रेशर होता है, आपको लंबी पढ़ाई के लिए वो पैसा दे चुके होते हैं। अब उनके सामने जो सवाल होता है कि और फिर आगे पीएचडी के लिए भी पैसा देना हो, तो स्कॉलरशिप का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिले तो बहुत सारे छात्रों के सामने बहुत दिक्कतें आती हैं और वो पीएचडी कर भी नहीं पाते, बीच में उनको पीएचडी छोड़ना पड़ता है पारिवारिक दबाव या सामाजिक दबाव के कारण या मजबूरियों के कारण।
अब ये बताइए कि कोई साइंस स्ट्रीम से पीएचडी कर रहा है या आप खुद जो हैं, आपको कौन सा स्कॉलरशिप मिल रहा है और कौन से स्कॉलरशिप का प्रावधान है और उसमें कितने कितने पैसे मिलते हैं, ये थोड़ा सा हमें संक्षेप में ही आप बताइए। अभी सर मैंने थोड़ा सा पहले ही इसके बारे में बताया था कि बहुत सारे फेलोशिप के एग्जाम होते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के लिए एक ही एग्जाम है यूजीसी, साइंस बैकग्राउंड के लिए स्पेशली बायोलॉजिकल साइंस के लिए मैं बायोलॉजिकल साइंस को और थोड़ा सा दूसरे साइंस बैकग्राउंड को थोड़ा सा अलग करूंगा कि जैसे इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होती है, दैट इज द गेट। तो गेट के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एक वो हुआ। तो उस गेट के माध्यम से जब किसी भी संस्था में आप एडमिशन लेंगे, नॉर्मली गेट के माध्यम से लोग आईआईटी, एनआईटी, आईसर और सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CFTIR बोलते हैं, वहां पर एडमिशन लेने का प्रावधान है। तो इसके तहत जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मुहैया कराई जाती है, जिसका अमाउंट JRF के बराबर ही होता है। और मैं बात करूंगा बायोलॉजिकल स्ट्रीम के जेआरएफ बारे के में। बराबर मतलब वो लगभग 30-31 हजार रुपया होता होगा, 32,000। 31,000 प्लस हाँ, 31,000 प्लस HRA। ओके, ठीक है। अगर और हॉस्टल कोई नहीं लेता है तो वो से एचआरए मिलता है, हॉस्टल ले लेने के बाद शायद वो नहीं मिलता है। हाँ, HRA नहीं उनको मिलेगा, हाँ, वो संस्था अपने पास रखेंगी और उनसे बिल्कुल। हॉस्टल चार्ज नहीं लेगी। अच्छा, हॉस्टल सिंगल अलॉट होता है बच्चों को? ये तो संस्था पे डिपेंड होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे पुराने जो संस्था जो बहुत पुराने खुले हुए हैं, तो उनके पास एक्चुअली थोड़ी सी वो बीच शहर में, जस्ट जैसे मैं BHU का छोटा सा एग्जांपल लूं, ये भारत की सबसे पुरानी हम्म। संस्थाओं में से एक है। तो BHU के काफी कंजेस्टेड एरिया में वो एक्सपेंड नहीं कर सकती है अपने आप को। तो वहां पर कभी कभी क्या होता है कि जो PhD के छात्र हैं तो पहले और द्वितीय वर्ष में दो एक साथ रहते हैं। लेकिन जो जो नई नई जो संस्था खुल रही है, जैसे जैसे मेरी IITs, ये नई IITs में आती है, या IT मंडी, तो या IT पटना, तो ये नई IITs में आती है। तो ये एक्चुअली शहर से बाहर है। मेरी IIT भी जोधपुर से 28 किलोमीटर दूर है। तो इसके पास एक्चुअली जगह की कमी नहीं है। तो यहाँ पे सिंगल रूम है अलॉट, यहाँ पर PhD वालों के लिए नहीं, यहाँ पर बीटेक वालों के लिए भी सिंगल रूम है। और मतलब थोड़ा सा मैं प्रशंसा कर दूंगा अपने IT का, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत अलग है। ये मेरे ख्याल से भारत का एकमात्र संस्था है जहाँ के हर रूम में आपका पर्सनल AC लगा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे सुनने वाले जो छात्र होंगे वो तो मतलब उनको लग रहा हो कब मुझे आईटी में जाऊं, जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे। हाँ, बहुत अच्छा। तो और ये एक स्कॉलरशिप की आपने बात की थी जो इक्विवेलेंट टू जेआरएफ आपने बताया था। हाँ उसके बाद है CSIR, जिसमें 5 सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया। हाँ हाँ। CSIR में भी आपको अगर उसमें रैंक है कि आप इतने रैंक तक आए तो आप JRF कहलाए, उसके बाद आ रहा है तो आप LS कहलाए, लेक्चरशिप। एक्चुअली सर अभी भी बहुत बच्चे के मन में ना नेट, JRF, LS को लेके काफी उलझन रहती है। मतलब मेरे जूनियर पूछते हैं ये सवाल मुझसे कि अरे भैया ये नेट JRF है। बोले भाई नेट नाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक नाम है। उसके तहत दो ब्रॉड है, एक JRF, एक LS। तो JRF जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको उसमें वही 31,000 प्लस HRA मिलती है। एडमिशन लेने के बाद वो 2 से 3 साल तक उसकी वैलिडिटी होती है एग्जाम निकलने के बाद। इसमें 5 सब्जेक्ट इंक्लूड है, वही मैंने आपको बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंस जिसको आप जियोलॉजी बोलते हैं, एक मैथमेटिक्स और एक लाइफ साइंस। फिर एक है ICMR, इसमें भी JRF होता है। इसमें नॉर्मली भी वही इसमें बस यही है कि बस एक ही बच्चे दे सकते हैं जिसका लाइफ साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है। और 25 सीट बस आर्ट्स के कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट के लिए ही रखा गया है, वही MSW, कम्युनिटी हेल्थ, या कुछ कुछ आजकल एक दो सब्जेक्ट और आए हैं। एक्चुअली वो सब्जेक्ट जो डायरेक्ट मतलब इंसान के स्वास्थ्य से इंटरेक्शन है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ में भी वही काम होता है। तो वो 25 सीट उन्होंने रिजर्व करके रखा है। वही फिर एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ भारत की एक संस्था, भारत का एक भारत अच्छा, सरकार का एक इस विंग। स्कॉलरशिप में कितने पैसे मिलते हैं छात्रों को? 31,000 सारे अच्छा, इसमें। स्कॉलरशिप में समान है। अच्छा, फिर ठीक है।
फिर एक डीबीटी है जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एक अलग भारत सरकार का उपक्रम है कि जो कि बायोटेक्नोलॉजी को भारत में बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। ये भी एक अपना एक एग्जाम कंडक्ट कराती है। बस डीबीटी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट क्या है कि इसमें जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो उनको बोला जाता है डीबीटी जेआरएफ। वो अपने उस फेलोशिप से पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो उसके नीचे के रैंक है वो भी जेआरएफ हैं, लेकिन वो उस जेआरएफ से पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन किसी भारत सरकार के प्रोजेक्ट में एज ए जेआरएफ काम कर सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो। एक्चुअली जूनियर रिसर्च फेलो काफी मतलब ट्रिकी टर्म है समझने के लिए, कि जैसे मैं भी अभी जूनियर रिसर्च फेलो हूँ और वो भी जो होगा वो भी जूनियर रिसर्च फेलो होगा। बस फर्क ये है कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ और वो सिर्फ भारत सरकार के किसी एक प्रोजेक्ट पे एज ए जूनियर रिसर्च फेलो काम कर रहा है। तो उसमें थोड़ा सा अच्छा होता है, वो बहुत बच्चे का अगर थोड़ा सा छूट जाता है तो उसको एक प्लस पॉइंट रहता है कि नहीं यार मेरे पास तो एक है, कि चलो यार पीएचडी नहीं हुआ तो मैं किसी जेआरएफ पोस्ट पे भारत सरकार के जैसे डीबीटी डीएसटी बहुत सारे प्रोजेक्ट निकालते हैं, तो उसमें मैं एटलीस्ट जाके 2 साल अपना काम कर सकता हूँ। उसमें भी उनको अमाउंट 31,000 मिलेंगे, लेकिन वो पीएचडी नहीं कर सकता उस वाले फेलोशिप से। तो ये एक उसमें थोड़ा ट्रिकी टर्म है। नॉर्मली ये बायोलॉजी जानते हैं ये चीज, बाकी जो नहीं जानते हैं उसमें लिखा रहता है, काफी अच्छे से उसका प्रोस्पेक्टस डिजाइन होता है। और लास्ट है डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि वही टॉपरों को मुहैया करवाती है फेलोशिप। और सबसे जो भारत का जो सबसे बड़ा फेलोशिप है, ये मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि ये ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के लिए है कि नहीं, लेकिन साइंस के लिए तो मुझे पक्का पता है। ये भारत का सबसे बड़ा फेलोशिप है पीएमआरएफ, जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। ये फेलोशिप आपको अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में मिलती है। नॉर्मली ये पीएचडी में ही मिलती है और इसके लिए आपको भारत के टॉप संस्थानों में एडमिशन लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसका बहुत अजीब नॉर्म्स है। उस टॉप संस्थान में सारे आईआईटीज, सारे आईसर, दो या तीन एनआईटीज, मैं नाम भूल गया, एनआईटी त्रिची और है शायद इसमें इंक्लूड, और और भारत के 5 और 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें से मैं 2-3 का नाम बता देता हूँ। एएमयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बीएचयू, जेएनयू, ये इंक्लूड है। तो ये भारत का सबसे बड़ा फेलोशिप है। और ये पीएचडी में एडमिशन लेने के 1 साल में अगर आपका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो ये एक्चुअली संस्था रिकमेंड करती है कि पहले तो एचओडी रिकमेंड करेंगे, उस संस्था के रजिस्ट्रार या डायरेक्टर या एकेडमिक डायरेक्टर जो भी वहां का अपना होता हो, और वो फिर इनको आगे फॉरवर्ड करती है। और इनका जो फेलोशिप अमाउंट है वो काफी ह्यूज है। कहने में अजीब भी लग रहा है कि उतने तो लोग नौकरी में भी नहीं मिलते होंगे, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की उतनी सैलरी नहीं होगी। इनका फेलोशिप अमाउंट 70,000 है पहला साल, दूसरा साल 75,000, फिर 80, फिर 85, फिर 90। तो पीएचडी में रहते हुए भी असिस्टेंट प्रोफेसर के आसपास ही आपको फेलोशिप मिलती है। फेलोशिप तो चलिए एक फाइनेंशियल चीज हुआ, सबसे बड़ी बात है कि ये फेलोशिप मिलने के बाद आपके बहुत सारे दरवाजे और उच्च शिक्षा के लिए खुल जाते हैं, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा फेलोशिप है जिसको लोग विदेश में भी, मतलब फॉरेन में भी जानते हैं। फॉरेन में भी पता है कि अरे ही इज ए पीएमआरएफ फेलो, तो उसके दिमाग में एक टर्म आएगा, अच्छा ही इज पीएमआरएफ, यानी कि ये भारत के किसी टॉप इंस्टीट्यूट से ही पीएचडी किया होगा, ये दिमाग में सेट है। फिर उसको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि पीएमआरएफ उसी को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको गिनाया कि सिर्फ इतने ही संस्थानों में एडमिशन लेंगे तभी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के बावजूद ही आपको नहीं मिल सकता है। और बहुत लंबा चौड़ा क्राइटेरिया है, साल में 600 से 500 बच्चों को सिर्फ दिया जाता है।
जी, तो आप जो कह रहे थे कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये नहीं अभी अप्लीकेबल है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज पर, लेकिन मांग हो रही है कि कुछ अच्छी रिसर्च इस दोनों स्ट्रीम में भी हो सकती है, तो यहाँ भी कंसिडर किया जाए। अब मैं आपसे जो अंबर बात करूंगा, अब तो आपने एलिजिबिलिटी बता दिया, क्राइटेरिया, एंट्रेंस, सारा कुछ बहुत विस्तार से बताया और इतनी बारीकियों से आपने अवगत कराया कि इतना संभव नहीं हो पाता। जब लाइव आप बातचीत करते हैं तो उतना दिमाग में बहुत कुछ रहता नहीं। तो एक आईआईटी जोधपुर का जैसे ब्रांडिंग है, तो आप वहां के अगर रिसर्च स्कॉलर हैं तो आपने उस ब्रांडिंग को बरकरार रखा है कि आपके दिमाग में सब कुछ सेट है, कि आप एक एक पॉइंट्स को उठा के रख के बता दे रहे हैं। स्कॉलरशिप भी हो गया। अब इसके बाद आते हैं कैंपस लाइफ पर। जनरली जो साइंस की पीएचडी होती, कितने साल कम से कम कैंपस में, मतलब कि कैंपस पीरियड कितना होता है और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, ये थोड़ा सा भी बता दें आप। ये एक्चुअली सवाल बहुत कठिन है, सही बताऊं तो। क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मैं आपसे जैसे सुबह भी डिस्कस कर रहा, तो बता रहा था कि सर कि मुझे तो काफी अच्छा है कि मेरे यहाँ मतलब इस आईआईटीज में, नॉर्मली हर आईआईटीज में नहीं है, तो इस आईआईटीज में ह्यूमैनिटिक्स का भी डिपार्टमेंट है, तो मेरे डिपार्टमेंट के हम्म। सामने ह्यूमैनिटिक्स का डिपार्टमेंट है। हम्म। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है साइंस और आर्ट्स का यहाँ पे। और उस हम्म। कॉम्बिनेशन को आप साफ मतलब देख सकते हैं, मतलब आप देख के बता देंगे कि वो बच्चा आर्ट्स का होगा और ये बच्चा पक्का साइंस का होगा। वो चेहरे हम्म। से दिख जाएगा, मुरझाया हुआ चेहरा, ये तो साइंस का ही होगा, आ रहा होगा हम्म। लैब में मर के। और ये एकदम खिलता हुआ चेहरा, ये बंदा आर्ट्स का है। तो ये थोड़ा सा अजीब है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब दोनों में कैंपस लाइफ में सर डिफरेंस क्या है कि आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है सर, वो थ्योरेटिकल बेस थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उसका फेल होने का चांस जो है वो लगभग नेग्लिजिबल है। लेकिन साइंस के जितने भी है, इसमें सबको मैं इंक्लूड करूंगा, मेटलर्जिकल साइंस हो, इलेक्ट्रिकल साइंस हो, या बायोलॉजिकल साइंस हो, या केमिकल साइंस हो हमारे यहाँ, या फिजिक्स है, या केमिस्ट्री, सारे हैं। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल बेस है। तो ये तो सबको पता है कि एक्सपेरिमेंट इज लाइक ए गैम्बलिंग, क्योंकि पीएचडी है यानी कि आप कोई पक्का नया एक्सपेरिमेंट ही डिजाइन किए होंगे पुराने एक्सपेरिमेंट को देख के। तो यानी कि आपका शुरुआत कहीं ना कहीं से नाइव है, मतलब न्यू है टोटली। तो ये गैम्बल है कि आपका एक्सपेरिमेंट फेल होगा कि नहीं, या पास होगा कि नहीं। अगर पास हो गया तब तो आपकी पीएचडी भी बहुत स्मूथली चले जाएगी। फेल हो गया तो आपको हर बार न्यू एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने पड़ेंगे। इसलिए नॉर्मली जब मैं यहाँ पे एडमिशन लिया तो मैंने एक रिसर्च प्रपोजल लिखा, तो मेरी पीआई ने मुझे बोला कि नहीं अमरीश, वी हैव वन बैकअप प्लान ऑल्सो। क्योंकि उनको मेरे से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरी पीआई है। तो उन्होंने मुझसे एक और रिसर्च प्रपोजल लिखवाया बैकअप प्लान, प्लान बी के लिए, कि अगर ये फेल कर गया तो क्या करोगे। क्योंकि उनको भी पता है कि, और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट का जो टाइम पीरियड है वो 2 साल का होता है। तो 2 साल 3 साल के बाद आपको पता चलता है कि आपका एक्सपेरिमेंट ही फेल हो गया। तो इस समय तो साइंस के सब्जेक्ट में एक ट्रिकी पार्ट ये है कि एक्सपेरिमेंट आपका पास होगा या फेल होगा, यू कांट से, इट्स टोटली प्रिडिक्ट है, मतलब प्रोबेबिलिटी है 50-50% का। तो just like it tossing a coin, whether I will get a head or whether I will get the tail, is something like that totally. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, और यहीं पे कैंपस लाइफ भी डिपेंड करता है। जहां तक सबको पता है, और आप भी बताए चूंकि अपने पहले के इंटरव्यू में, कि नॉर्मल तो पीएचडी 5 साल का होता है। लेकिन कभी कभी आप जब बायोलॉजिकल साइंस का पीएचडी, या केमिकल साइंस का, मतलब केमिस्ट्री या केमिकल इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह का पीएचडी अगर देखेंगे, तो किसी किसी का 6 से 7 साल भी हो जाता है। मैं भारत के टॉप संस्था का नाम लूंगा यहाँ पे, जिसको जिसको टॉप वर्ल्ड रैंकिंग में भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। यहाँ यहाँ का एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा जो डिजाइन होता है, ये सबको पता है कि वर्ल्ड रैंकिंग है उसके पास, यानी कि वहाँ पे काम भी काफी अच्छा होता होगा। तो वहाँ का एक्सपेरिमेंट भी काफी बड़ा, ह्यूज और यूनिक डिजाइन होता है। फेलियोरिटी का चांस उतना ज्यादा है, तो वहां पर नॉर्मली जो पीएचडी होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मतलब 6, 6.5, 7 साल चला जाता है। तो
ऐसे ही CSR लैब में भी होते हैं। भारत सरकार की जो CSR की संस्था है उनकी भी लैब है, वहां भी थोड़ा PhD लंबा खिंच जाता है। तो मिनिमम तो 5 साल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा उस उनके लिए, श्रोता के लिए, जो उनको बाहर से PhD करने का मन होगा। नॉर्मली बाहर में PhD 3 ही साल का होता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि हमारे यहाँ कोर्स वर्क होता है थोड़ा। वो तो 6 महीने बाहर का में होता है आपके यहाँ? नहीं, नहीं, ये हर संस्था का अलग है। हाँ, नॉर्मली IITs में 1 साल का होता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी थोड़ा सा टफ है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा वो ज्यादा होगा। हाँ, तो और मे बी इट कैन बी एक्सटेंड अप टू 1.5 year। ओके। तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा लें तो 1.5 साल आप इसको हटा दें तो रियल PhD यहाँ भी 3.5 साल का ही है। तो ये कंफ्यूज नहीं करें। जैसे लोग विदेश में मतलब नॉर्मली 3.5 साल में, 3 साल में तो करवा देते। इसके पीछे की 2 कारण है कि वहाँ का थोड़ा सा साइंस हमसे ज्यादा डेवलप्ड है। उनके पास AI है थोड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा वो लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो वो लोग एक्सपेरिमेंट डिजाइन जब करते हैं तो उसको किसी सिस्टम में डाल के थोड़ा चेक कर लेते हैं कि इसका फेल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। दूसरी चीज ये है, और एक बात और है कि बाहर में जब हम PhD कर रहे होते हैं तो फंडिंग जो होती है बाहरी गवर्नमेंट की होती है। तो वो भी चाहते हैं कि नहीं यार, थोड़ा PhD जल्दी हो जाए, ताकि, क्योंकि ये तो सरकार का बर्डन है ना। आपको भी पता होगा सर कि विदेश में 1.5 पौने 2 लाख 3 लाख का PhD का फंड, मतलब मंथली स्टाइपेंड है। तो ये तो सरकार का ही एक बर्डन है ना कि मैं बाहर के बच्चे, तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो रहता है। 2 कारण है, उनका साइंस भी हमसे बेटर डेवलप्ड है और उनको भी चाहते हैं कि जल्दी से बच्चे करें। तो वहां पर कोर्स वर्क जैसा स्पेसिफिक कुछ नहीं होता, और होता भी है तो वो 2 मंथ से 3 मंथ का होता है। इसलिए वहाँ की PhD थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो वही अब भारत की ओर आते हैं तो यहाँ की PhD थोड़ी लंबी इसलिए होती है क्योंकि कोर्स वर्क है। और यहाँ पर बच्चे स्ट्रीम भी चेंज करते हैं काफी। अभी सबसे अच्छा उदाहरण आपको मैं जान के बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ है, हमारे बैचमेट है एक, वो एग्रीकल्चर साइंस से मास्टर्स की हुई है। और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि वो यहाँ पे आके ह्यूमन ब्रेन पे काम कर रही हैं। आप इमेजिन कीजिए, एग्रीकल्चर प्लांट, ये ह्यूमन, कहीं पर कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, लेकिन वो यहाँ की PhD कर रही हैं। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ट्यूमर पे, ह्यूमन ब्रेन ट्यूमर पे वो काम कर रही हैं। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहीं से एक मतलब शब्द आजकल चल रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी PhD। यार इंटरडिसिप्लिनरी PhD करना चाहिए, ये आजकल का बहुत अच्छा एक है इंटरडिसिप्लिनरी PhD। इससे क्या होता है कि आपको मल्टीपल फील्ड का नॉलेज आपको PhD में हो जाता है, और आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को एट ए टाइम ही भी देख सकते हैं अपने PhD में। नो डाउट हो सकता है कि आपका PhD थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन वो फ्रूटफुल जरूर होगा। इससे बेटर तो एग्जाम्पल ही नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा है। और ऐसे यहाँ पर बहुत एग्जाम्पल है कि जो कोई प्लांट से आए हैं, आज वो माइस पे काम कर रहे हैं। कोई रिलेशन ही नहीं है, कहाँ प्लांट कहाँ माइस। लेकिन कितना अच्छा है। यहाँ पर अभी एक हमारे साथ भी है, वो केमिस्ट्री से की हुई है, लेकिन वो मेट्रोलॉजिकल साइंस में कर रही है। तो ये बहुत अच्छा है। तो यही चीज, इसलिए भारत का PhD थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो कैंपस लाइफ हमारे टोटल एक्सपेरिमेंट पे ही डिपेंड करेगा। मिनिमम 4 years और मैक्सिमम 7 to 6 years। मैंने अभी तक मैक्सिमम 7 years तक ही देखा है। लेकिन मेरे कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट में, वो एक दो अपने कलीग के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने 9 साल में भी PhD कंप्लीट किया है, लेकिन उनका PhD बहुत फ्रूटफुल रहा था 9 साल का। तो नॉर्मली आप 7 साल या 6 साल ही मान के चलें, 4 to 7 years वो एक्सेप्शन केस हो सकता है। जी अंबर, और अंबर आप चीजों को इतने अच्छे से बता रहे हैं कि आपसे इतने सवाल मेरे मन में आ रहे हैं कि मैं अगर बैक टू बैक डालने लगूं तो शायद ये घंटों से ऊपर चला जाएगा। सो लेकिन फिर भी अपनी जिज्ञासा तो शांत करूंगा, और मेरी जिज्ञासा से मेरे देखने वालों की भी जिज्ञासा जुड़ी हुई है।
अब जो अगली बात मैं आपसे यह पूछूंगा कि एक बार एंट्रेंस हो गया, ठीक है, पीएचडी का कोर्स वर्क पता चल गया, सब कुछ हमारे सामने बहुत क्लियर कट है। अब ये कहूंगा कि पीएचडी में जाने के बाद आप लोग में भी पेपर प्रेजेंट वगैरह करने का ये चलता है कि आप दूसरे दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पेपर प्रेजेंट करते हैं? हाँ, तो वो तो रूल है हमारे अच्छा। यहाँ अच्छा, कि अब अगला ये मैं उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न कर लूं, फिर आप आराम से बात करिए कि आपका पीएचडी का विषय कौन सा है और उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं। एक्चुअली मेरा पीएचडी का जो टोटल है वो प्रोटीन रिलेटेड है काम टोटल। हम्म। तो मेरा जो दो बेसिक वर्ड है उसमें, एक है एमेलॉइड हम्म। और दूसरा जो वर्ड है बायोफिल्म। तो हम्म। बायोफिल्म और एमेलॉइड पर मेरा बेसिकली काम है। तो नॉर्मली जो मेरा जो काम है वो पेप्टिक अल्सर एक डिजीज है जो कि बहुत कॉमनली है भारत में। वो एक बैक्टीरिया के कारण होती है। वो बैक्टीरिया का नाम एच पाइलोरी, जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हम बोलते हैं। और वो बैक्टीरिया हमें गट में मतलब स्टोमक पोर्शन में रहती है, तो वहां पर हमारा एंटीबायोटिक भी ठीक से काम नहीं करता है। तो वहां पर क्यों नहीं काम करता है कि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखती है जिसको हम लोग बायोफिल्म बोलते हैं। तो बायोफिल्म के ऊपर ही हमारा काम है कि वो बायोफिल्म के उस लेयर को कैसे तोड़ा जाए ताकि उसके अंदर छिपे बैक्टीरिया पे हमारे एंटीबायोटिक काम कर सके अच्छे से। और इसके बहुत सारे एक्चुअली बहुत सारे पहलू भी हैं। तो वो बहुत सारे पहलू इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन मेन टॉपिक बायोफिल्म में है कि बायोफिल्म को कैसे हटाना या कैसे तोड़ना है। वो पेट में भी नहीं, बहुत सारी जगह पर होते हैं। मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं जिसको हम कैथेटर वगैरह वर्ड यूज करते हैं, उस पे भी वो हो जाते हैं। तो उस पे हो जाने के कारण उस पे एसेप्टिक कंडीशन हो जाती है, तो इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सारे इन्फेक्शन क्योर इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां पर बायोफिल्म फॉर्मेशन कर जाता है, तो हमारा दवाई काम नहीं करता है। तो ये एक बहुत ब्रॉड फील्ड है और इसमें बस मेरा बेसिकली एक डिजीज पे काम है, वही पेप्टिक अल्सर पे। मैं इस पे ही बेसिकली काम कर पाऊंगा 5 साल में, क्योंकि ये फील्ड बहुत ब्रॉड है। और इतना ब्रॉड है कि लगभग इस पे काम करना चाहे तो सालों दर सालों एक नया नया रिसर्च आते ही रहेगा। क्योंकि अभी गूगल स्कॉलर पर देखेंगे तो रोज मुझे बायोफिल्म पे कम से कम एक रिसर्च आर्टिकल तो मिल ही जाता है न्यू, पर डे। तो आप समझ लीजिए कि ये फील्ड कितना वास्ट है। अंबर, आपने पेप्टिक अल्सर बोला और ये पेट से जुड़ा हुआ बीमारी का एक कारण है या एक बीमारी है या? तो आपके चुनाव में यही क्यों रही? कहीं कोई बैक हिस्ट्री रहा या परिवार में कहीं देखा या आपके गाइड ने आपको सजेस्ट किया या मार्केट की डिमांड थी या सोशल एप्लीकेशन या मेडिकल एप्लीकेशन इसका ज्यादा था? कौन सी प्रेरणादायक चीज आपके इस विषय के चुनाव में रही? एक्चुअली ये चुनाव मेरा अकेले का नहीं है, ये हमारे पीआई और हमारे मिलके डिस्कशन का था कि पीआई का फुल ये फॉर्म प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्टर? प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर पीआई, जिसको अच्छा। नॉर्मली गाइड हम लोग बोलते हैं। हाँ, ठीक है, तो, चलिए। तो हम लोग नॉर्मली पीआई टर्म यूज करते हैं उनके हाँ हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ। तो हम दोनों का एक्चुअली डिस्कशन हुआ था। हम्म। तो देखिए, कोई भी जो प्रोजेक्ट या कोई भी जो टॉपिक होता है, नो डाउट वो आपके मन पे भी होता है, लेकिन हमें हम्म। एबिलिटी भी देखनी पड़ती है कि हम जिस लैब में काम कर रहे हैं वो हमारा लैब में कितना एबिलिटी होगा चीजों का, ताकि हमारा प्रोजेक्ट स्मूथली 5 साल तक चलता रहे। तो मैं इस पर एक इसका तो सबसे मुख्य एक उद्देश्य था कि उसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसपे काम नहीं हुआ है अभी पूरे मतलब गूगल स्कॉलर पे। उस टॉपिक पे सिर्फ आपको 148 या 170 पेपर ही मिलेंगे, यानी कि अगर उस पर एक छोटा सा भी मेरा काम हो जाता है तो वो काफी ब्रॉड व्यू में काम हो जाएगा। तो ये एक फायदा था। दूसरा इसका मेडिकल एप्लीकेशन था, और मेडिकल एप्लीकेशन था। और ये जो भी डेवलपिंग कंट्री है जैसे हमारा भारत, ये यहाँ बड़ा प्रोमिनेंट बीमारी है। आपको लगभग आप जहाँ भी जिस लोकेलिटी में सर रहते होंगे वहां पे भी आपको कम से कम जरूर बोलते होंगे कि आज पेट में दर्द है। या बहुत लोग तो अल्सर का, पेप्टिक अल्सर का तो शिकायत बहुत अमूमन इतना नॉर्मल हो चुका है। इसका कारण भी वो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं है। ये बात सही है कि वो बैक्टीरिया कुछ कर नहीं पाता है नॉर्मल कंडीशन में,
लेकिन वही आपको कभी पेट दर्द दे देगा, थोड़ा पेट में मरोड़ दे देगा। तो ये डेवलपिंग कंट्री में और अंडर अंडर डेवलप्ड कंट्री की तो स्थिति बहुत बुरी है। अफ्रीका की स्थिति बहुत बुरी है। अभी एक रिव्यू आर्टिकल लिखने के लिए मैं डाटा कलेक्ट कर रहा था, तो अफ्रीकन कंट्रीज का तो डाटा था वर्स्ट था। मतलब वहां का 70% to 80% पॉपुलेशन इससे पीड़ित है। इंडिया का तो कम से कम काफी अच्छा था। स्टेट वाइज अगर देख रहे थे तो बिहार की स्थिति काफी खराब थी उसमें। बाकी जो थोड़े से जो अच्छे स्टेट हैं जैसे जस्ट बेंगलुरु या हैदराबाद, तो वहाँ पर स्थिति थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, साफ पीने की पानी की एबिलिटी है, क्योंकि इसका फैलने का मुख्य कारण वही है। तो ये टॉपिक को इसलिए चूज किया गया था कि ये मेडिकल एप्लीकेशन पहला, दूसरा था कि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर फंडिंग बहुत आराम से आया जा सकता है, क्योंकि ये एक डेवलपिंग कंट्री की एक इमर्जिंग टॉपिक है कि ये बीमारी हो रहा है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि नहीं यार, इस बीमारी से रिलेटेड कोई रिसर्च बाहर आते रहे। ये भी है। और हमारे इंस्टीट्यूट का एम्स जोधपुर के साथ डायरेक्ट टाई अप है, तो हमें अगर फ्यूचर में सैंपल स्टडी करना पड़े तो हमें पेशेंट की एबिलिटी भी बहुत आसानी से हो जाए। ये भी इनके पीछे तर्क था। और मैम ने अपने पोस्ट डॉक वर्क में थोड़ा सा काम इस पे किया था, तो ये स्टडी को आगे बढ़ाने में उनको आसानी था। जी अंबर, आपने इतने अच्छे से और विस्तार से बताया है क्या कारण थे आपके टॉपिक चूज करने का। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल कारण आपने बताया कि क्या है। और अब थोड़ा सा एकेडमिक्स से हटते हुए, ताकि भाई अंबर आए हैं, रात के 11:15 हो रहे हैं, अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो एक एकेडमिक्स पढ़ाई भी, बातचीत में भी वही, तो थोड़ी तो बोझिलता होती है। तो क्या पीएचडी के दौरान आपके कैंपस लाइफ में सिर्फ रिसर्च या लैब या यही होता है, या रिक्रिएशन का भी कोई जरिया होता है? कैसे एक स्कॉलर जो साइंस बैकग्राउंड से पीएचडी कर रहा है खुद को खुश रखता है, मोटिवेटेड रखता है, चार्ज रखता है और हमेशा एक स्माइल को बनाए रखता है, वो ऑरा कहाँ से प्राप्त करता है कैंपस में? सबसे पहला तो अगर आप पीएचडी करने, कोई भी है ये, किस हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, कि अगर आप पीएचडी करने के लिए आ रहे हैं तो ऑलरेडी आप वो चार्म एनर्जी तो ऑटोमेटिक लेके आ रहे हैं। ये तो पीएचडी करना तो, क्योंकि सबको पता है कि 5 साल, तो वो जो 5 साल जो है, तो जब तक आपके अंदर में एक चार्म नहीं होगा वो 5 साल के लिए, तब तक तो बात ही नहीं। तो एक तो है कि मोटिवेशन तो बच्चे खुद ही लेके आते हैं थोड़ा सा। दूसरा मोटिवेशन यहाँ पर आपको मिलता है अपने पीआई गाइड से। वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं यार, कोई बात नहीं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मतलब बोलूंगा कि जो बायो मतलब नॉट बायोलॉजी यहाँ वर्ड, अब यहाँ मैं यूज करूंगा लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट वर्क, जैसे केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग और ये बायो इंजीनियरिंग, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, बहुत सारे सब्जेक्ट और भी इंक्लूड है, जिसका टोटल काम लैब बेस्ड होते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि जैसे मेरा एक एक्सपेरिमेंट है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का, वो 3 डेज का एक्सपेरिमेंट होता है, और उसमें एक हमें प्रोटीन एग्रीगेशन का डाटा देखना रहता है। उसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि आप मतलब एक्सपेरिमेंट शुरू करने के बाद हर 1 घंटा में उसमें आपने कि प्रोटीन का एग्रीगेशन जो हमें ऊपर से जो केमिकल डालते हैं उसके कारण कैसे हो रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हर 1 घंटे में आपको वो डाटा को रीड करना पड़ता है, क्योंकि वो निकालिए आपका जो वो केमिकल है उसमें डालिए एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में, फिर देखिए, फिर 1 घंटा छोड़ दीजिए। आपने रीडिंग देखा कि नहीं यार इतना कंसंट्रेशन से नहीं हो रहा है, फिर 1 घंटे के बाद कंसंट्रेशन बढ़ाइए, फिर ये काफी हेक्टिक हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये चलते रहता है, और ये 94 आवर की स्टडी है। तो हमारी मैम ने तो कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है अभी, लेकिन और बड़े बड़े लैब में रिलैक्सेशन नहीं होता है। जैसे मैम अभी रात के 1 बजे से सुबह 7 तक का रीडिंग नहीं करवाती हैं।
लेकिन उसके अलावा सारा रीडिंग होता है, सुबह 7 से लेकर रात तक का फिर सारा रीडिंग होगा 94 आवर का। एक्चुअली मैम ने इसको भी कम किया है, ये 120 डेज का था। अच्छा। तो 120 आवर्स का, सॉरी माय मिस्टेक, वो 120 आवर्स का था टोटल। तो मैम ने उसको करके अभी थोड़ा सा 90 आवर्स किया है। लेकिन मैम बोली है क्या कि अगर हमारा रीडिंग परफेक्ट नहीं आएगा तो मैं अगेन 120 आवर्स को करूंगी। तो ये एक बड़ा दिक्कत का इशू है कि उसमें फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका सैटरडे संडे भी चला गया। तो और यहाँ पर सबसे बड़ा काम आपका जो लैबमेट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप खाना खाने गए तो उतने देर की रीडिंग ले लेंगे। और एक बहुत अच्छा एक कहावत हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि लैब मेट आर मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ मेट। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होता है यहाँ पर, और ये सही सच्चाई भी है, क्योंकि 5 साल वही आपका है सब कुछ। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है लाइफ, नो डाउट पर्सनल लाइफ का भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा इस चीज को लेके, लेकिन ये मैनेज होता है। आप अपनी पीआई से छुट्टी, गाइड से छुट्टी मांग सकते हैं। तो मैनेज तो करना ही पड़ता है, क्योंकि आप लगातार काम नहीं कर सकते हैं जी। कहते हैं ना कि वो, और क्योंकि आपका माइंड उतना फ्रेश ही नहीं रहेगा। तो ये चीज ही थोड़ा सा आर्ट्स और साइंस को थोड़ा अलग कर देती है यहाँ पे और आके। आपकी शिकायत की मूल वजह भी यही थी कि आप जितना रूमानियत दिखा रहे हैं, जितना रिलैक्सेशन दिखा रहे हैं, ऐसा है नहीं साइंस, है नहीं है है, ना। ये रियलिटी है एक्चुअली, मतलब सही में ये रियलिटी है। और अगर पीआई आपकी एक्टिव है, आपके गाइड एक्टिव है, तब तो पूछिए ही मत। और इस तरह की जो संस्थानें हैं, मतलब जिसको आप बोलते हैं कि जहाँ पर आपके गाइड या मतलब जो भी प्रोफेसर या जो भी आपको पढ़ाते हैं वो तो यहीं रहते हैं। इनको तो रात को 1 बजे भी आने में कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है उनको, या उन्होंने ही कोई एक्सपेरिमेंट लगाया हो सकता है, वो भी रात को 1 बजे बहुत नॉर्मली आके देख के चले जाते हैं। तो जब आपका गाइड अगर एक्टिव हो तब तो आपको खुद भी एक्टिव रहना पड़ेगा, खुद ही शर्म आएगा, अरे यार मेरा गाइड रात को 1 बजे आके चला गया, हम आके रूम में सो गए। तो ये एक अच्छा चीज है। और ये एक बुरा भी चीज है कि अच्छा चीज ये है कि आपके हर समस्या के लिए आपके गाइड वहां उपलब्ध है। बुरा ये है कि अब आपको भी उनके हिसाब मतलब उनके तरफ से एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं, को कुछ बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं हो, लेकिन आपको खुद ही एक समय बाद बुरा लगने लगेगा एक्टिव रहने के लिए। तो थोड़ा सा तो हेक्टिक है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं सर, आप खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से थे, वहां पर साइंस सब्जेक्ट तो नहीं था, लेकिन आपका जेएनयू वगैरह से भी काफी आना जाना बहुत नॉर्मली रहा है। आप किसी भी चुनाव में या किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस के बच्चे को कितना एक्टिव देखते थे? ये बहुत बड़ा सवाल हम पूछते हैं लोगों से। लेकिन आर्ट्स के बच्चे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो कारण क्या, उनको सही में समय नहीं होता है, या उनको ऐसा बांध दिया जाता है, या उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि वही है, वही काम करना है, काम करने वाला सिस्टम है थोड़ा। ठीक कोई है। बात नहीं, जो एक्टिव है वो भी कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे हैं। जैसे राजनीति में कोई हाँ आर्ट्स का बच्चा है तो वो भी काम ही कर रहा है, समाज का काम कर रहा है। नजरिया है एग्जैक्टली अंबर, हाँ ये नजरिया है। आप वहां पे आपको वो अच्छा है इसीलिए वो काम कर रहे हैं, आपको वो पसंद नहीं है इसलिए आपने वो चुनाव नहीं किया। देखिए होता क्या है अंबर की, हम जब किसी प्रोफेशन का चुनाव कुछ आकर्षण से करते हैं, चुनाव जाहिर तौर पर आकर्षण करते हैं, उसके पीछे कुछ डार्क एरिया भी होते हैं, कुछ कंपल्सन होते हैं, कुछ उसमें फ्रस्ट्रेशन का भी पुट होता है। वो दिखता नहीं है, कोई बोलता नहीं, लेकिन उसका भी चुनाव हम करते हैं, है ना। जो आकर्षण का चुनाव करते हैं तो उसकी जो चैलेंजेस है उस प्रोफेशन का, उसका भी चुनाव अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो साइंस में बहुत आकर्षण है, अपॉर्चुनिटी। आपने कहा 70,000 एक स्कॉलरशिप आपने करा, आपने बता, आप बहुत अच्छे से बता रहे, ये आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चों को नहीं मिलती है या नहीं मिल रही है। तो आकर्षण है। विदेशों में बहुत ऑप्शन है, अच्छे अच्छे ब्रांड आपको इंडोर्स करेंगे आगे आने वाले भविष्य में। तो हर चीज में कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ब्रह्मांड की सारी चीजें लगभग कांस्टेंट है। आपका नजरिया अगर ठीक हाँ ठाक है, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी दृष्टिकोण 360 डिग्री अगर घूम जाती है, तो आप धैर्य में रहेंगे, लगे सब ठीक है। हाँ तो साहित्य में चलिए अंबर, आपसे बात करना अच्छा लग रहा है। अब ये बताइए कि आपने तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन दिख रहे हैं भाई, आप तो सांप भी पकड़ते हैं। तो एक पीएचडी स्कॉलर सपेरा कैसे हो गया कैंपस में जाने के बाद, ये मुझे बताइए।
अरे ऐसे नहीं, कैंपस में जाने से पहले नहीं, मैं जब नागपुर में था तो बहुत लोगों को पता होगा, मेनका गांधी की एक एनजीओ है, पीएफए करके, पीपुल फॉर हाँ हाँ। एनिमल। तो मैं नागपुर में उससे जुड़ा हुआ था, तो मैं वहां पर जैसे जानवरों के लिए काम करता था। जैसे आपको पता है, अगर रोड पे है, अब कोई गाड़ी जा रहा है, कोई डॉगी को धक्का लग गया, तो हम लोग एज ए वॉलेंटियर उसको सारा सपोर्ट करते। तो उसी विषय में, उसी समय में बहुत सारे मतलब एनिमल वर्किंग वेलफेयर से भी जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि ये भी एक तरीका है आपको अपना कॉन्टेक्ट बढ़ाने का और लोगों से मिलने का। क्योंकि वहां भी मैं बायोटेक ही कर रहा था, तो सैटरडे संडे क्या करेंगे आप, संडे को तो मुझे भी कुछ, तो ये सब एक रिफ्रेशमेंट्स का साधन था। और बाद में तो एनिमल मतलब शुरू से ही रहा है, थोड़ा सा एनिमल लवर शुरू से ही थे, तो वो भी अच्छा लगता था काम करना। अब मेन था कि मेंटल पीस मिलता था। तो उसी में हमारे यहाँ, हमारे ग्रुप में कुछ वहां पर प्रोफेशनल स्नैक कैचर थे, तो उनसे वही ऐसे सीखते सीखते सीख गया थोड़ा ज्यादा। तो अभी भी मुझे पूरा आता नहीं है, तो अभी थोड़ा ज्यादा आइडेंटिफिकेशन आ जाता है कि अच्छा ये जहरीला होगा, कि ये नॉन पॉइजनस है, पॉइजनस है। तो और कैंपस मेरा काफी अच्छा है। आपको रोज मेरे खिड़की के पास सुबह में मोर के बोलने की आवाज, मेरी खिड़की से आपको हिरन का झुंड दिख जाएगा। तो पूरा नेचुरल कैंपस है। अच्छा, तो तो जोधपुर में आपने सांप पकड़ा है कि नहीं? उस कैंपस में जहाँ है वहां सांप वाप हाँ, पकड़ा है कि पकड़ा है, पकड़ा है। नहीं? तो देखिए, हमारे दर्शक का पीएचडी ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, अंबर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बता रहे हैं, लेकिन और भी कुछ है जो आप कर सकते हैं ना, कुछ इंटरेस्टिंग। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा लिखना पढ़ना, कविता, कहानी, कुछ गाना वगैरह, या कहीं गाना गाना, इस तरह का कैंटीन लाइफ कैसा होता है, ये बताइए। देखिए, कैंपस लाइफ तो यहाँ का बहुत इंटरटेनिंग है, क्योंकि आईआईटीज है, हम्म। या कोई भी जो थोड़ी सी बड़ी संस्था होती है, वो लोगों मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां को भी उतनी तरीके से आकर्षित करती है। तो वो अपने कंपनी को प्रचार के लिए बहुत सारी चीजें होते रहती है। तो कैंपस लाइफ यहाँ का मतलब, यहाँ का ही नहीं, मैं यहाँ वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं जो भी बड़े बड़े संस्था वर्ड यूज करूंगा, जो कि लाइमलाइट में जो संस्थाएं जिनके बारे में अखबार में आप रेगुलर पढ़ते रहते हैं, वहाँ का कैंपस लाइफ बहुत एक्टिव होता है। तो कैंपस में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं। जैसे कल 1 तारीख है, हाँ, तो कल हमारे यहाँ मूवी दिखाने का प्रोग्राम है लेक्चर हॉल में। गांधी जयंती आ रही, तो उसकी एवज में पोखरम मूवी दिखाने का प्रोग्राम है। तो ऐसे ऐसे कुछ ना, अभी हमारे यहाँ 2 दिन पहले माननीय उपराष्ट्रपति आए थे। तो कुछ ना कुछ यहाँ होते ही रहता है, कैंपस शांत नहीं बैठता है यहाँ का। तो अभी तो कोविड के कारण हमारे डायरेक्टर सर ने थोड़ी सी बंदिश लगा रखी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, लेकिन यहाँ के पुराने बच्चों से पता चलता है कि यहाँ हम लोग परेशान हो जाते थे एंजॉय करते करते। अच्छा। तो बड़े इंस्टीट्यूट का कैंपस लैब भी काफी एक्टिव होता है। और टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, तो भारत के जितने भी टेक्निकल संस्थाएं हैं, वो हर वीकेंड में कुछ ना कुछ प्रोग्राम करवाते ही रहते हैं, अपना प्रचार के लिए या कैंपस सिलेक्शन के लिए कुछ ना कुछ। तो कैंपस लाइफ तो काफी सही होता है यहाँ पे। और और अंबर, उसके एक अलावा चीज और है कि जब आप एक अच्छे स्ट्रीम में होते हैं और आपको रोजगार की सुनिश्चितता होती है कि आगे जाके मैं अच्छे कैरियर में जाऊंगा, अच्छे जगह पे काम करूंगा, तो आप इंजॉय भी करते हैं कि चलो एक मैं पटरी पे जा रहा हूँ, यानी कि मेरी मंजिल इसी रास्ते से तय होगी, और मंजिल का मिलना भी बहुत ही मतलब सुनिश्चित है। तो आप कैंपस लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, है ना, ऐसा है अंबर? बिल्कुल, कैंपस लाइफ को एंजॉय करना थोड़ा जरूरी है, नो डाउट। उसमें मैं फिर जोड़ दूंगा कि पीएचडी वाले थोड़े कम करते हैं, बीटेक एमटेक वाले थोड़ा ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा वर्क मतलब स्टडी लोड थोड़ा कम होता है, तो वो थोड़ा ज्यादा एंजॉय करते हैं। पीएचडी वाले थोड़े पीछे रह जाते हैं। बाकी कुछ ऐसा नहीं है, बाकी यहाँ बहुत सारे, नॉट यहाँ, भारत के बड़े संस्थानों में स्पोर्ट्स क्विज कंपटीशन, यहाँ पर पोएट लाइव, मिमिक्री आर्टिस्ट तो लाइव ये वो चलते ही रहता है। उसमें बकायदा प्राइजेस भी मिलते हैं, ताकि बच्चे आते रहे, गिफ्ट वाउचर मिलते हैं, तो वो सब फुल इंटरटेनमेंट है। लेकिन वही, मैं वहां फिर जोड़ूंगा, बीटेक एमटेक वाले ज्यादा एक्टिव रहते हैं कम्पेयर टू पीएचडी, उनको समय ही नहीं है। लेकिन कैंपस अच्छा, लाइफ तब भी बहुत अच्छा उसके एंजॉयमेंट बाद होता है। स्पोर्ट्स का भी आपने अभी जिक्र किया, स्पोर्ट्स में भी बहुत कुछ होता होगा, इंडोर आउटडोर सबकी व्यवस्था होगी, है ना? हम्म। तो अरे यहाँ तो इतना बड़ा मतलब स्पोर्ट ग्राउंड है कि पूछिए मत। और अभी हाल फिलहाल में तो इंटर आईटी
बाकायदा चैंपियनशिप ट्रॉफी होता है। इसमें तो मतलब वॉर की तरह चलता है कि ये आईआईटी नहीं जीत रहा है, वो आईआईटी नहीं जीत रहा है, ढेर सारा कौन आईआईटी कितना मतलब स्पोर्ट्स में अवार्ड लेके आया है वो भी है। फिर यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट चलते रहता है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे लगभग हर हॉस्टल में बैडमिंटन कोर्ट है, तो यहाँ पर नॉर्मल बच्चे भी खेलते रहते हैं। फिर इंटर हॉस्टल स्पोर्ट चलते रहता है। जैसे यहाँ दिवाली सब के समय में ढेर सारे हॉस्टल्स हैं, तो इंटर हॉस्टल यहाँ पर स्पोर्ट करवाते हैं। फिर यहाँ पर क्रिकेट फैकल्टी स्टूडेंट और इंटर आईटी तो नॉर्मल ही है, वो तो सबको पता है कि इंटर आईटी स्पोर्ट तो कंपटीशन साल में एक बार होता ही है। तो यहाँ पर जो बच्चे स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव रहते हैं तो उनको स्पोर्ट्स के लिए भी लगभग सब सुविधाएं मिल जाती है। बाकायदा यहाँ पर बाकायदा एक यहाँ की मैं बता रहा हूँ, बाकायदा यहाँ पर एक सोसाइटी बनी हुई जिम खाना करके, वो जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसका बाकायदा वो बजट लेके जाती है कि मुझे जिम के लिए इतना सामान चाहिए, मुझे इस स्पोर्ट्स के लिए इतने रैकेट चाहिए, या मैं दिवाली में मुझे हॉस्टल सजाना है। हाँ, यहाँ पे दिवाली में ये भी बहुत अजीब है, यहाँ दिवाली में हॉस्टल सजाने का कंपटीशन लगता है और हर बार लड़के के हॉस्टल टॉप आते हैं लड़कियों की जगह। ये तो बड़ा रोचक बात आपने बताई। हाँ, और यहाँ पे लड़के बहुत अच्छा रंगोली बनाते हैं, मतलब अरे वाह। अनएक्सपेक्टेड है यार ये सब। तो ये सब भी तो वो बजट में मांगते हैं कि नहीं, मतलब बजट है बकायदा, हर गेम्स का बजट है, हॉस्टल सजाने का बजट है, तो सब कुछ है। तो उसकी मैनेजिंग कमेटी होती है और बकायदा आईटी उसको पूर्ण रूप से सपोर्ट करती है। मतलब उसको जितने भी अमाउंट चाहिए होती है फाइनेंशियल तरीके से सपोर्ट करती है और बोलती है कि तुम्हें जो खरीदना है तुम खरीदो, और उसका बकायदा यूटिलाइजेशन होता है। ये तो मैं देख रहा हूँ, अच्छा यूटिलाइजेशन होता है चीजों का। तो इससे कैंपस लाइफ भी एक्टिव रहती है, बच्चे भी एक्टिव रहते हैं, और ये है कि पढ़ाई के बाद या लैब से आने के बाद माइंड फ्रेश भी बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के ये चीज मैंने देखा है आईटी सब में, ये मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा कम दिखा। आई डोंट नो व्हाई। आईआईटीज के जो अधिकतर जो फैकल्टी मेंबर है ना वो थोड़े यंग हैं, मतलब 40s में ही है, तो उनका और बच्चों का इंटरेक्शन काफी अच्छा रहा है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो अधिकतर फैकल्टी जो थोड़े से अपने 45 या 50 ईयर्स में है तो वो उतना इंटरेक्शन नहीं दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर टीचर और बच्चों का इंटरेक्शन भी ना काफी अच्छा है, मतलब क्लास डिसिप्लिन बिल्कुल रहेंगे, डिग्निटी भी मेंटेन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिलेशन काफी अच्छा होता है। ये हेल्दी चीज हम रिलेशन, बहुत हेल्दी रिलेशन। हाँ, ये तो हम आईटीज में तो मैं एमएससी में भी था, तो मैं प्रोजेक्ट के लिए अदर आईटीज या एनआईटीज गया था या आईसर गया था, तो वहां पर भी देखने को मिला था नहीं यार, यंग फैकल्टी रहने का कुछ तो फायदा है। और ये चीज मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा लैकिंग दिखा था, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आई डोंट नो, वहां भी यंग फैकल्टी आते हैं पर पता नहीं वहां पर वो चीज का मुझे लैकिंग दिखा है थोड़ा सा। वो माहौल होता है, वो कैंपस का अपना एक वातावरण हाँ, हो होता है, और सकता है। हिस्टोरिकल भी उसका आधार होता है ना, आप कैसे कैंपस में है। तो अंबर, आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो समय की बाध्यता है, हम लोग ऑलरेडी 1 घंटा से अधिक बात कर चुके हैं। लेकिन आप इतनी जानकारी और इतनी रोचक तरीके से रख रहे थे कि मेरी मतलब जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अब मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि आपकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है आफ्टर पीएचडी। हाँ, मेरा फ्यूचर का प्लानिंग थोड़ा सा ब्रॉड है। नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूचर मैं अपना भी बताऊंगा, लेकिन नॉर्मल लोग भी क्या करते हैं वो भी मैं ऐड ऑन करूंगा ताकि थोड़ा जानकारी हो जाए कि पीएचडी के बाद जैसे आईआईटीज में एक प्लस पॉइंट क्या है कि आपको जॉब खोजने के लिए नहीं जाना पड़ता है। जॉब आपके पास आके पूछते हैं कि आपको जॉब चाहिए कि नहीं। मैं क्योंकि मेरे पास इंस्टीट्यूट की ईमेल आईडी है, तो उस पर रेगुलर कोई ना कोई जॉब का वैकेंसी खुद आता है। तो आपके पास एक है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप पीएचडी के बाद भी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी अच्छा जॉब। प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ के डायरेक्ट रिक्रूट करती है, जिनका पीएचडी सबमिट हो चुका होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अच्छा खासा पैकेज देती है। जो कि मैं भी देखा था तो मुझे भी लगा था अच्छा, ऐसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर को पैसा मिलता है क्या।
क्योंकि अभी गलगोटियाज वगैरह का यहाँ पर कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने देखा था, और कुछ साउथ के किसी कॉलेज का था, मुझे नाम याद तो नहीं है, लेकिन उसमें जो पैकेज था वो 22 लाख था, और उसमें लिखा हुआ था कि इफ कैंडिडेट हैव मतलब मेनी रिसर्च पेपर दैट इट कैन बी इंक्रीज्ड आल्सो। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास पीएचडी के बाद भी है कि आप अपने करियर की शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं, मतलब पीएचडी के हिसाब से। या तो आपके लिए इंडस्ट्रीज खुली हुई है, जैसे हम लोग के लिए जितने भी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, कुछ नामी कंपनियां जैसे सिप्ला आप जानते ही होंगे, ल्यूपिन भी पता है, डॉक्टर रेड्डीज, तो ये सब में भी बकायदा निकलता है, ये लोग भी बकायदा भेजते हैं अपना इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर एक कैरियर सेल है, तो वो लोग उनको मेल करते हैं कि मुझे ये बच्चे चाहिए, तो आप अपने इंस्टीट्यूट में अगर ऐसे बच्चे हैं तो बोलिए, इंटरव्यू देंगे। तो एक ये भी ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आईआईटी है, तो यहाँ पर विदेश जाने का जो एक एक्सपोजर होता है, और एक जिसको आप माहौल नहीं बोल रहे थे सर, इन्वायरमेंट, तो यहाँ के जितने भी प्रोफेसर हैं इंडिया से कोई पढ़े हैं नहीं, तो तो ये एक बड़ा, बच्चों को भी लगता है कि मैं भी जाके बाहर जाऊं, तो उसका माहौल तो पहले से तैयार हो चुका होता है, क्योंकि रिकमेंडेशन बेस्ड एडमिशन भी होती है कि कोई टीचर रिकमेंड कर दिया कि आई एम रिकमेंडिंग दिस स्टूडेंट, तो आप ले लीजिए, वो ले भी लेते हैं। तो एक माहौल शुरू से तैयार हो गया, तो उसके बाद वो भी एक बाहर जाने का सोचते हैं, तो पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक के लिए जाते हैं। तो कुछ लोग, बायोलॉजिकल साइंस में नॉर्मली 3 साल का पोस्ट डॉक अच्छा माना जाता है, अदर सब्जेक्ट के लिए 1 साल भी काफी होता है, लेकिन बायोलॉजिकल साइंस एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, तो 3 साल का पोस्ट डॉक तो अच्छा माना जाता है। तो एक ही ऑप्शन ये है मेरा, तो प्रेजेंटली ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ से पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक के लिए बाहर जाऊंगा, और अगर संभव होगा तो कम से कम 2 पोस्ट डॉक करने की कोशिश करूंगा। जी, तो अंबर आपसे बात करके ये तो पता चला कि बच्चा बिल्कुल पढ़ने लिखने वाला है, आगे भी बहुत पढ़ाई करना चाहता है, और आपको हमारे तरफ से, हमारे देखने वालों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना अंबर, और आप ऐसे ही ग्रो करें, ऐसे ही ज्ञान का भंडार बने रहें। आपसे जब बात कोई करे तो उसे लगे कि तमाम जानकारियां आपसे मिल गई, और आप जिस भी क्षेत्र में जाएं आपका रिसर्च वर्क उसमें एप्लीकेबल हो, और वो कुछ नई किरणें जो हैं आशा की, वो भारत के लिए, समाज के लिए लेकर आए, और आपके लिए ढेर सारा सफलता लेके आए। और मैं अपने सुनने वाले से भी कहूंगा कि अगर आपके मन में कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ अपनी जानकारी साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट में जाकर जरूर कमेंट करें, और अपने फीडबैक जरूर दें, कैसा लगा ये पूरा कार्यक्रम। अंबर के बोलचाल से कोई अगर आपको प्रश्न उठा हो मन में तो वो भी डालें, मैं फिर से अंबर से लाइन अप करके आपको वो प्रश्न का उत्तर खोज सकता हूं। और इसी तरह से मैं फिर मिलता हूं आपसे किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए विषय के साथ। तो तब तक के लिए अंबर, आपका भी और हमारे तमाम देखने वालों को भी धन्यवाद। नमस्कार सबको।